नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। क्या कोई सोच सकता है कि भारत के संविधान की जड़ें किसी राजनीतिक आंदोलन से नहीं बल्कि एक बिजनेस कंपनी से जुड़ी हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो सवाल यही है कि हमारे इतने बड़े संविधान की इसकी असली शुरुआत हुई तो हुई कहां से? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इसकी शुरुआत किसी नेता या क्रांतिकारी ने नहीं की, बल्कि इसकी जड़ें जुड़ी हैं व्यापारियों के एक ग्रुप से जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने आए थे। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इस पूरी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, ऐसा नहीं था कि कंपनी आई और छा गई। बहुत धीरे धीरे शुरुआत हुई। साल 1600 में महारानी एलिजाबेथ से इजाजत तो मिल गई, लेकिन भारत में पैर जमाने में दशकों लग गए। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए, पर सम्राट जहांगीर से बात नहीं बनी। फिर 1615 में सर थॉमस रो को जाके कहीं तटीय इलाकों में कुछ फैक्ट्रियां लगाने की परमिशन मिली। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1717 का दस्तक, जब सम्राट फर्रुखसियर ने उन्हें बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड का परमिट दे दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और पता है, शुरुआत में कंपनी का इरादा सिर्फ और सिर्फ एक था, ट्रेड। जमीन या सियासत से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उनका नारा ही था, भूभाग नहीं, सिर्फ व्यापार। और यही बात उनकी आगे की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। अपने व्यापार को बचाने के लिए उन्होंने छोटी मोटी सेना रखनी शुरू की। और फिर हुई दो बड़ी लड़ाइयां, 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की। इन दो जीतों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो व्यापारियों से शासक बन गई। खासकर बक्सर की लड़ाई के बाद तो सब कुछ ही बदल गया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। अब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सारा का सारा रेवेन्यू, सारा टैक्स अब कंपनी वसूलेगी। बस यहीं से कंपनी का असली मकसद ट्रेड से गवर्नेंस और रेवेन्यू कलेक्शन बन गया। अब जरा सोचिए, इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई होगी। एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास टैक्स वसूलने की ताकत है, जिसके पास अपनी सेना है, लेकिन लोगों की भलाई की, उनकी जरूरतों की बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी अजीब सिस्टम को बंगाल में डायार्की या द्वैध शासन का नाम दिया गया। मतलब दोहरी सरकार। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके हाथ में सारी पावर थी, पैसा, सेना, सब कुछ, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, लोगों की देखभाल, लेकिन पावर जीरो। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, बहुत बुरा। कंपनी के ऑफिसर मालामाल हो रहे थे, जमकर करप्शन कर रहे थे, बंगाल की दौलत लूट रहे थे। लेकिन मजे की बात यह है कि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर आ गई और बंगाल में तो पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी थी। अब ये जो बंगाल में लूट मची हुई थी, इसकी खबरें धीरे धीरे लंदन तक पहुंचने लगीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ आ गया कि अरे ये कंपनी तो हाथ से निकल गई है, ये एक ऐसा दैत्य बन गई है जिस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अब उन्हें लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। और तब आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया। और ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई सरकार एक इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल कॉर्पोरेशन को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कानून बना रही थी। मेन मकसद था करप्शन रोकना और कंपनी के कामकाज को एक सिस्टम में लाना। लेकिन इस एक्ट ने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी एक्ट ने भारत में एक मॉडर्न गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की नींव रख दी, एक अनइंटेंशनल लेगेसी। कैसे? चलिए देखते हैं। इस एक्ट ने सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया और उसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से ज्यादा पावर दे दी। यह भारत की जमीन पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम की शुरुआत थी। पहली बार एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी बनाई गई। ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहला कदम था और ये किसी भी संविधान का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल होता है। अच्छा, गवर्नर जनरल को सारी पावर अकेली नहीं दी गई। उसकी मदद के लिए और उस पर थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए 4 मेंबर्स की एक काउंसिल भी बनाई गई। अब कोई भी फैसला गवर्नर जनरल अकेले नहीं ले सकता था, बल्कि काउंसिल में मेजॉरिटी वोट से लिया जाता था। और ये जो काउंसिल थी ना, ये एक तरह से भारत के पहले एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का सबसे शुरुआती रूप था। मतलब एक ऐसी बॉडी जिसका काम सरकार चलाना और कानूनों को लागू करना था। फिर एक और बड़ा कदम उठाया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया
और सबसे जरूरी बात, ये कोर्ट कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल से यानी गवर्नर जनरल से आजाद था। तो अब हमारे पास क्या था? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव बन गया और अब जुडिशरी भी आ गई। ये किसी भी रूल ऑफ लॉ का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। अब इंडिया में दो पावर सेंटर बन गए थे। एक तरफ एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, और दूसरी तरफ जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट। तो अब सवाल यह था कि भाई फाइनल अथॉरिटी कौन है? दोनों में जाहिर है टकराव होने लगे। तो इस झगड़े को निपटाने के लिए 1781 में एक और एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसने दोनों के काम को साफ साफ अलग कर दिया। यह तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के ऑफिशियल कामों में दखल नहीं देगा, और बस इसी एक्ट ने अनजाने में सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत स्थापित कर दिया, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के काम को अलग अलग करना। ये आज दुनिया के लगभग हर संविधान की बुनियाद है। तो इस तरह कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी के करप्शन को रोकने के लिए बनाए गए कुछ नियम अनजाने में भारत में एक सेंट्रलाइज्ड सरकार, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसे बड़े बड़े आइडियाज की नींव रख गए। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए रूल्स सच में एक पूरे देश का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं?